जय हिंद। आज के विषय में समझेगा भारत सरकार की ओर से इन दिनों कुछ अद्भुत स्थिति उत्पन्न की गई है जो ना सिर्फ रसिया बल्कि चीन जैसे देशों को भी काफी हद तक सुकून दिला देने की क्षमता रखता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री की ओर से यह स्पष्ट करा दिया गया है कि एशियाई नेटो में जुड़ने को लेकर भारत ज्यादा उत्साहित है नहीं। आखिर जापान को क्या वाकई में झटका लग जाएगा और रसिया को आखिर कितना हद तक फायदा हो सकता है, ये जानने वाली बात होगा। आखिर नेटो एशियाई में क्यों एशियाई नेटो बनाने की प्रयास कर रहे हैं जापान, ये जानने वाली बात होगा। इसके अतिरिक्त ये जो नए पीएम बन के आए हैं जापान का, इनका आखिर इतना ज़्यादा हलचल ले आना विश्व में क्या दर्शाता है, क्या आने वाले दिनों में भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन पूरी दुनिया जानती है भाई साहब, भारत जिस तेजी गति से आधुनिक दुनिया की ओर बढ़ती जा रही है और हमारी भव्यता आए दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में विश्व के अधिकांश संगठन हमें अपने टीम में शामिल करने का प्रस्ताव आए दिन हमें देता रहता है। और आपने बीते वर्ष ये भी देखा होगा कि नेटो की ओर से नेटो प्लस में जुड़ने की भी प्रस्ताव हमें मिला था, लेकिन तब भी भारत सरकार ने ठुकरा दिया था, क्योंकि नेटो प्लस में हम लोग जुड़ के क्या ही करेंगे। नेटो में जुड़ने की बात होता तो हम लोग सोच भी सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के खिलाफ बड़े ही चालाकी से जापान के नए पीएम जिनका नाम शिगेरू इशिबा है, इनके ओर से दी गई थी प्रस्ताव। दरअसल ये चाहते हैं, ये बंदा जो कि यहाँ पे आप तस्वीर में देख लो, पहले तो ये थे ठीक है, और अब ये बन चुके हैं। तो ये यह चाहते हैं कि जिस तरह नेटो है उसी प्रकार एशिया में भी एशियाई नेटो होनी चाहिए। और इस चीज़ को लेकर ये अपने मित्र मुल्क देशों को कहीं ना कहीं अपने ओर आकर्षित करने के लिए एक तरह से प्रस्ताव देते फिर रहे। इसी चीज़ को लेकर अभी हाल में आपने देखा होगा कि यूएन की जनरल असेंबली हो रही थी, तब एस जयशंकर भी वहाँ पे गए थे। तो उन दौरान उनसे सवाल जवाब जब किया गया तब उन्होंने ये चीज़ के प्रति जवाब दिया और दरकिनार कर दिया। इंडिया ने मतलब डायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दिया कि भाई साहब नहीं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत ने यह भी कह दिया कि एशियाई नेटो संगठन को लेकर कि हमारे मन में देखिए ऐसी राजनीति नहीं होता है और ना ही हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारा इतिहास कुछ अलग रहा है, ऐसा एस जयशंकर कहते हुए मिले हैं। हमारे दृष्टिकोण भी अलग है जापान के प्रति अगर देखा जाए तो। हालांकि इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है कि भारत अपने परंपरागत रूप को हमेशा जिंदा रखना चाहती है। हमारा परंपरागत रूप क्या रहा है, हम हमेशा विश्व में शांति फैलाना चाहते हैं, ना कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें हम ताकतवर बन के किसी दूसरे देश को मतलब ये वो करें। कहीं ना कहीं शक के दायरे में कई सारे प्रश्न उठता है, ठीक है। इसके अलावा जो खास बात होता है वो ये कि भाई साहब किसी को भी संगठन की जरूरत क्यों पड़ता है। देखो, माना जाता है कि संगठन में काफ़ी ज़्यादा ताकत होता है, लेकिन हकीकत ये भी है कि भाई साहब आप जो 1 का 11 जो बनाते हो ना, ये 11 दर्शाता है कि आप कमज़ोर भी हो, तभी तो 11 आप जुटे हो। अगर आप में ताकत हो तो फिर आपको इसमें जुटने की ज़रूरत नहीं है। और भारत बखूबी इस चीज़ को समझती है। हालांकि हम इन चीज़ों के प्रति घमंड नहीं करते हैं, लेकिन हमारी भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। इस वजह से भाई साहब जब भी 2 देशों के बीच युद्ध होती है और किसी एक भी देश के पास अगर परमाणु हथियार है तो कहीं ना कहीं विश्व उन युद्ध को रोकवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती है। विश्व के कई सारे संगठन उन्हें समझाने लगता है, कहीं ना कहीं युद्ध रुक भी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान तथा भारत के बीच आप देखते हो कि कई सारे विवाद होते हैं, लेकिन युद्ध की स्थितियाँ बनती नहीं है। उससे पहले कहीं ना कहीं रोका जाता है, लेकिन उससे पहले हालांकि हो चुका है इतिहास में बखूबी आप जानते हो, लेकिन चांस बहुत कम होता है, ठीक है। तो भारत को इन चीज़ों को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता नहीं है कि भाई साहब हमारे पास तो परमाणु हथियार है ही, तो ज़्यादा संगठन में जुड़ के हमारा क्या फ़ायदा होगा। अब वक्त आ चुका है कि रसिया और चाइना का इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। आखिर जापान इतना ज़्यादा मजबूर क्यों हो रहा है, क्यों वो चाहते हैं कि एशियाई नेटो बनना चाहिए, ये मायने वाली बातें रखता है। देखो, दुनिया जानती है कि आज जो रसिया यूक्रेन वार चल रही है इसमें नेटो का बहुत बड़ा भूमिका है, ये किसी से छुपा नहीं है। और रसिया और यूक्रेन में जो भी चल रहा है वो तो चलेगा ही, लेकिन रसिया तथा चीन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश के इर्द गिर्द में कोई नेटो जैसे कुछ अलग संगठन बन के तैयार हो। भले ही इसे एशियाई संगठन ही क्यों ना कहा जाए, एशियाई नेटो संगठन, लेकिन वो कभी ये चीज़ को नहीं चाहेगा। हालांकि वो क्यों नहीं चाहेगा ये भी मैं आगे बताऊंगा। पहली बात तो भाई साहब नेटो नाम रखा है, कहीं का नहीं नेटो से जुड़ा नियम भी रहेगा, तो इन चीज़ों को लेकर रसिया तो नफरत करेगा यार। जब बात आ जाता है भारत का, तो बेटा भारत तो मतलब क्या ही बोले, जिगरा वाला दोस्त है रसिया का, तो भारत क्यों चाहेगा चीन और रसिया से पंगा लेना, क्योंकि हमारा दोनों देशों के साथ ठीक ठाक व्यापार चलता है। हालांकि भारत के जनता में अगर आप देखो तो वो हमेशा बोलेगा कि नहीं जी चीन ऐसा करता है, ये करता है। बेटा आज भी व्यापार चलती है, पूरा तरह से रुका नहीं है। तो कहीं ना कहीं चीन हमारे लिए अगर देखा जाए तो बाकी चीज़ों में कई प्रकार की सीख भी दे सकती है। बस सही हो या गलत हो, सामने वाला में अगर अच्छा चीज़ कुछ गुण दिख रहा है तो हमें सीख लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है, बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन जनता में एक अलग हलचल मचता है जो कि आपके मन में अगर चल रहा है तो चलना भी चाहिए, इस पर कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, आकलन की जाए शक के दायरे में, तो आपको लगेगा कि एशियाई नेटो में भारत का ना जुड़ने के पीछे सिर्फ परमाणु हथियार संपन्न देश होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि रसिया तथा चीन से पंगा भी शायद भारत ना लेना चाहता होगा, इसीलिए इन चीज़ों को ठुकराया है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी जानो कि आपने देखा
कि जैसे कि नेटो का काफ़ी बड़ा भूमिका रहा है यूक्रेन युद्ध में, और यूक्रेन का वो लोग सहयोग देते आ रहे हैं, लेकिन आज भी देखो ना यूक्रेन रसिया वार चल ही रहा है, आज भी यूक्रेन जीत नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मचता है। अगर संभावना है कि अगर रसिया जीत कर आ जाता तो भाई साहब चीन को एक अलग उत्साहितपन महसूस हो जाएगा, क्योंकि चीन का रसिया के साथ काफ़ी गहरा जुड़ाव बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ऐसे में ये दोनों एक बड़ा ताकत बन के उभरेगा। वैसे भी खुली आंख से रात दिन ख्वाब देखता रहता है चाइना की ये विश्व का सबसे ताकतवर तथा तरक्की वाला देश बन जाए। इस पर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनका मतलब क्या ही बोलें, बस ये वेट कर रहे हैं कि यूक्रेन हारे और रसिया का जीत एक बार विश्व में घोषणा हो जाए, उसके बाद ये नया हलचल ला सकता है। और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं जापान के मन में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठने लगे हैं। ये कैसे उठने लगा है ये भी मैं आपको बता दूं। हालांकि अगर जापान की देखा जाए तो भाई साहब अमेरिका के साथ वर्षों पहले ही इन्होंने सुरक्षा संधि कर लिया था, जिस वजह से जापान को कहीं ना कहीं यूएस बचाता आ रहा है। इसमें इनकी एक तरह से सेना भी वहाँ पे लगा हुआ है और सेना को आने जाने की अनुमति भी है। और इन दिनों तो इन्होंने परमाणु हथियार का भी एक तरह से लेन देन की बातें सामने रख दी थी, शेयर करने की बात कर दे रहे थे, लेकिन वो अलग सी बात है। एक नया हलचल ले आया गया है इनके ओर से, जो कि इशिबा नाम के एक नए व्यक्ति आ चुके हैं, वहाँ के नए पीएम। तो ये कुछ अलग तो करेंगे यार। यकीनन आपको ये चीज़ हमेशा मानना चाहिए कि विश्व में जो भी किसी दूसरे देश के, हमारा जैसे मान लो भारत है, उसका अमेरिका के साथ अभी जो वर्तमान में चल रहा है जो स्थिति जो ताल्लुक है, आने वाले चुनाव के बाद ट्रंप जीते या कमला हैरिस, तो वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि नेता पर पूरा तरह से निर्भर करता है कि वो सामने वाला देश के साथ कैसा रखेगा। यही वजह है कि जापान के जो पीछे वाले पीएम थे वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर हलचल नहीं मचाते थे, लेकिन नए पीएम के आते ही हलचल मचने लगा है। यहाँ पे आप देखते हो कि इनके साथ यूएस ने वर्षों पहले एक सुरक्षा से था, तो ये संधि की वजह से क्या होता है कि अमेरिकन सेना भी उनके बचाव के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जापान को डर लगता नजर आ रहा है शायद। तभी तो ये चीज़ को लेकर ये घबरा रहे हैं कि चीन आने वाले दिनों में ताइवान के ऊपर अटैक करेगी, तब इसे शायद बेटा डरना होगा, क्योंकि ताइवान के ऊपर अटैक होते ही कहाँ पे जाएगा चाइना, ये आप आकलन लगा सकते हो। हालांकि आर्टिकल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि शी जिनपिंग का देश चीन के प्रति अमेरिका की ओर से कई बार आर्टिकल लिखे जाते हैं कि देखिए 2027 तक ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, ताइवान के ऊपर चीन अटैक करना चाहता है, इसे बचाना होगा, दुनिया इसे चील की निगाह से तको, चाइना कुछ भी कर सकता है। और यकीनन ऐसा हो सकता है, कई सारे बुद्धिजीवी कह रहे हैं। अभी तो रसिया तो फिलहाल अमेरिका से नफरत करता ही है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ये भी नफरत करता है, चाइना भी नफरत करता है, तो 3 देश तो इधर कट गया। अब बचा जापान, साउथ कोरिया और ताइवान। अब ये तीनों को डर ये है कि भाई साहब अगर रसिया पहले यूक्रेन जीतता है, फिर क्या होगा, चीन का मनोबल बढ़ेगा, ये ठोकेगा ताइवान को, और ताइवान को करने के बाद ये थोड़ा अपने इर्द गिर्द वाले देशों को भी सताने के प्रयास करेगा। और जापान को इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं डर है। शायद यही वजह से जापान कुछ नया तरकीब सोचते हुए कुछ अद्भुत करने के लिए, एशियाई नेटो को बनाने के लिए भारत को किसी भी तरह अपने साथ जोड़ने के प्रयास करेगा। और ऐसे में माना जा रहा है शक के दायरे में कि भाई साहब ये ब्रिक्स का जो ट्रिक्स है इस चीज़ को अपना सकता है। ब्रिक्स में देखो क्या होता है, ब्रिक्स में हम लोग पहले 5 देश थे, ठीक है भाई साहब, आपको बखूबी पता होगा कि साउथ अफ्रीका, चाइना, रसिया, भारत और ब्राजील। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि दिन प्रतिदिन उसमें संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्रिक्स लोन भी देता है, बड़े कम ब्याज में देता है। ऐसे में एशियाई नेटो को लेकर जो ये बनाना चाहता है संगठन, इसमें ये भी फिट कर सकते हैं जापान। इसके बाद पैसों की कमी नहीं है कि बेटा बोलो आ जाओ तुम लोग, सब हम देंगे इतना कम दामों में आपको, ये सब ब्याज व्याज इत्यादि कम करके लोन। तो ऐसे में कई सारे देश इसके साथ जुड़ने लगेगा, हो सकता है भारत भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को एशियाई नेटो में जुड़ना चाहिए या फिर ठुकरा देना चाहिए? क्योंकि हम एक परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए ना कि रसिया भी तो परमाणु संपन्न हथियार रखता है, उसके बावजूद भी तो क्यों यूक्रेन इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आधुनिक हथियार आजकल बढ़ चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि ये भी एक तरह से ताकत होती है। आप अपना विचार रखना चाहो तो अवश्य साझा कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खाली होता है। सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्षमताएं लगती है, ताकत लगती है, आप ही लोगों के लिए करता हूँ। कहीं ना कहीं हर कोई तरक्की चाहता है, तो चाहे वो तरक्की पैसे के मामले में हो या फिर चैनल में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।